नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आमिर। वाईफाई स्टडी के शानदार प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जो कि अन अकेडमी का ही एक पार्ट है। बच्चों, कल हम लोगों ने लेसन फर्स्ट पढ़ा था और इसमें हम लोगों ने बात करी थी ब्लड प्लाज्मा के बारे में और आरबीसी के बारे में। बच्चों, आरबीसी भी ब्लड सेल का ही एक पार्ट होता है और उस ब्लड सेल में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में भी चर्चा की जाती है। तो अगर हम बच्चों देखें यहाँ पर, तो आज जो हमारा लेसन है वो लेसन कौन सा है? वो लेसन है हमारा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर ब्लड सेल में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। आओ बच्चों देखते हैं। अगर हम लोग देखें डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को, तो ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी ये तीनों जो पार्ट हैं, एक्चुअल में ये क्या है बच्चों? ये है ब्लड सेल, रक्त कोशिकाएं। कल मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे रक्त में रक्त कोशिकाओं की मात्रा या उनकी संख्या कितनी है? केवल 45% है, जबकि प्लाज्मा की कितनी थी? 55% थी। इस हिसाब से देखा जाए तो रक्त में प्लाज्मा की मात्रा अधिक हुई ना, और रक्त कोशिकाओं की संख्या प्लाज्मा की तुलना में कम हुई। ये बात हम लोगों ने कल डिस्कस कर रही थी। अगर हमने बात करें आरबीसी के बारे में, तो कल हम लोगों ने आरबीसी को भी डिस्कस किया था। क्या बताया था इसके बारे में? क्या नाम है इसका बच्चों? इसका नाम था इरिथोसाइट्स। इरिथोसाइट्स का केमिकल नेम था। और बच्चों मैंने क्या बताया था इसके अंदर कि ये जो इरिथोसाइट्स हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या थी 45 से 55 लाख। तो 45 से 55 लाख पर एमएम क्यूब थी। यानी हमारे रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा, सबसे ज्यादा संख्या में जो कोशिका पाई जाती है वो कौन सी हो गई? आरबीसी हो गई। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। चलिए बच्चों, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के बारे में कुछ देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम। डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है ल्यूकोसाइट्स। ये किस नाम से आती है? ल्यूकोसाइट्स के नाम से आती है। आजकल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ज्यादातर रासायनिक नेम पूछे जाते हैं। बच्चों देखो, आज का सिनेरियो कुछ अलग हो गया है। आज के सिनेरियो के अंदर क्या हुआ है कि आजकल जो पुराने क्वेश्चंस पूछे जाते थे, उन क्वेश्चन को रिबिल्ड करके पूछा जाता है। देखो बच्चों, साइंस एक जैसी है, उनमें बनने वाले सवाल भी एक जैसे हैं। उनको किस प्रकार से अलग किया जा सकता है? उनमें नए नए नाम खोजकर उनको अलग किया जा सकता है। और यही कारण है कि हम अच्छा खासा क्वेश्चन भी जो हमें आता हुआ भी होता है, उसको क्या कर देते हैं? छोड़ कर आ जाते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में हमसे कंपटीशन एग्जाम का जो एग्जामिनर है वो पूछना क्या चाह रहा है। अगर बच्चों आप आरपीएससी, आप एमपीपीएससी, आप दिल्ली पुलिस, आप यूपीपीएससी, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम, किसी भी राज्य के कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जाएंगे, उन सभी में साइंस एक जैसी ही आती है, एक जैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन ये किस तरीके से हेरफेर करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ उनके रासायनिक नाम के बदलाव को लेकर, ये उनके अन्य नामों के बदलाव को लेकर आपस में चेंज कर जाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, जितनी भी ये आपकी राज्य प्रतियोगी परीक्षा कराने वाले जो भी संगठन है, ये सभी आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये लिंक है। इसीलिए क्वेश्चंस हमेशा एक से दूसरे में ट्रेवल करते हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता होगा, यूपीएससी का पेपर सबसे स्टैंडर्ड पेपर माना जाता है। अब यूपीएससी में आने वाले क्वेश्चंस को एसएससी कॉपी करता है, एसएससी भी देने लगा है। उसके बाद एसएससी से बाद में इसको एमपीपीएससी, आरपीएससी, ये सारे के सारे जो है लेके आते रहते हैं। बस लेवल्स का थोड़ा फर्क हो जाता है, थोड़ा लेवल कम कर देते हैं। तो बच्चों, आपको आज से डब्ल्यूबीसी का नाम ल्यूकोसाइड याद रखना है। आपको पता होना चाहिए कि चाहे डब्ल्यूबीसी दे दिया जाए, चाहे ल्यूकोसाइड दे दिया जाए, दोनों एक ही बारे में चर्चा की जा रही है। तो आपको बिल्कुल इस चीज के बारे में कंफ्यूज नहीं होना कि हमको ल्यूकोसाइड पूछ रहे हैं, आरबीसी पूछ रहे हैं, डब्ल्यूबीसी पूछ रहे हैं, आखिर है क्या? तो बच्चों चक्कर कुछ नहीं है। यहां पर इनके रासायनिक नाम ही अपने आप में क्वेश्चन बन जाते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, कल मैंने एक क्वेश्चन पेपर के सेट में देखा कि क्वेश्चन नंबर 23 तो ये था
कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, और क्वेश्चन नंबर 35 ये था कि इरिथ्रोसाइट्स का जीवन काल कितना होता है। अब बताओ बच्चों, एक ही क्वेश्चन को एक ही पेपर में 2 बार देने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा कहीं ना कहीं आरबीसी को तो ठीक कर जाएगा, अब वो ये सोचेगा कि जब आरबीसी एक बार आ चुका है तो इरिथ्रोसाइट दोबारा क्यों रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब ये कुछ और पूछना चाह रहा है। जबकि बच्चों सवाल वही था, केवल और केवल भाषा को बदल दिया गया, और भाषा के बदलने की वजह से आप जबरदस्ती आता हुआ क्वेश्चंस गलत करके चले गए। तो आप विशेषकर इनके रासायनिक नाम को ढंग से याद कर ले। अब देखो बच्चों, यहां पर मैंने एक चीज लिखी है, यहां पर लिखा है आर्मी ऑफ बॉडी। आप क्या समझते हैं इस शब्द से? आर्मी क्या करती है बच्चों? अगर हम अपने भारत देश में देखें तो हमारे लिए आर्मी का काम क्या है? हमारी भारत माँ के अंदर किसी भी दुश्मन को एंटर ना करने वाली जो जितनी सेवाएं हैं वही तो हमारे लिए आर्मी है। तो अगर हम बात करें अपने शरीर में पाई जाने वाली आर्मी ऑफ बॉडी के बारे में, तो वो कौन है बच्चों? वो आर्मी ऑफ बॉडी हमारे लिए क्या काम है? डब्ल्यूबीसी का काम कर, डब्ल्यूबीसी हमारे लिए वो काम करती है बच्चों। डब्ल्यूबीसी वही आर्मी है कि शरीर में अगर कोई भी पदार्थ, शरीर में अगर कोई भी ऐसा बाहरी कण आपके शरीर में एंटर करता है जो आपके बाहरी कण आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, इंफेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करे, कोई एलर्जी पैदा करने की कोशिश करे, तो उसको पूरी तरीके से हटा दिया जाए, उसको मार दिया जाए। इसीलिए इसको हम आर्मी कहते हैं बच्चों। आर्मी यही तो काम करती है कि देश को कोई भी अगर नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी आतंकवादी आता है, कोई भी बाहरी ऐसा कोई जीव आता है जिसकी वजह से हमारी जमीन को खतरा होता है, उसको मार दिया जाता है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, और ये प्रोसीजर हमारे कौन मैनेज करता है? ये हमारी डब्ल्यूबीसी मैनेज करती है, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें इनके जीवन काल के बारे में, तो इनका जीवन काल कितना है बच्चों? 4 से 5 दिन इनका जीवन काल होता है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आरबीसी का जीवन काल बच्चों कितना था? 120 दिन था। इनका जीवन काल कितना है? 4 से 5 दिन का है। तो दोनों के जीवन काल में बच्चों देखो कितना अंतर आ रहा है। और अगर हम बात करें इनकी संख्या के बारे में, तो संख्या है 5500 से 11000। बच्चों अगर आप देखें आरबीसी की संख्या के बारे में, तो आरबीसी की संख्या जो है वो 45 से 55 लाख पर mm³ होती है। यही अगर हम बात करें ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी के बारे में, तो डब्ल्यूबीसी 5500 से 11000 के आसपास पाई जाती है। अब देखो बच्चों, यहां से ही एक सवाल पूछा जाता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के मध्य अनुपात रेशियो क्या होगा? अगर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के मध्य अनुपात रेशियो की बात की जाए तो आरबीसी 45 से 55 लाख पाई जाती है, जबकि डब्ल्यूबीसी केवल और केवल 5500 से 11000 पर mm³ होती है। अगर आप देखें तो दोनों में ही कितना बड़ा अंतर आपको दिखाई देगा। अब आपसे ये सवाल देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि बताओ बच्चों, आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होगा? तो अगर आप इसके अनुपात के बारे में बात करेंगे तो यहां पर आपको जवाब देना होगा आरबीसी डब्ल्यूबीसी में 600:1। आप इसको अच्छे से याद कर लें कि किसी भी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में अनुपात 600:1 पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब यह हुआ कि जहां पर 600 आरबीसी होंगी वहां पर केवल और केवल एक डब्ल्यूबीसी पाई जाएगी। ठीक है, हमेशा याद रखना यही इसका रेशियो होगा। मैंने ये क्वेश्चंस आपके एसएससी से, यूपीएससी से, एमपीपीएससी से, यूपीपीएससी से, इन सभी से उठाकर देखा है कि ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एसएससी के हिसाब से। देखो बच्चों, एसएससी के अंदर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी का रेशियो थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने अगर देखूं, मैं पुराने 7-8 साल के करियर के अंदर मैंने जितना देखा है, मैंने देखा है कि पहले एसएससी के अंदर क्वेश्चन तकरीबन 12 से 13 साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन पिछले 2-3 सालों से थोड़ा सा सिनेरियो चेंज किया है, जीके, करंट और इंटरनेशनल करंट को भी डाला गया है। ठीक है, इसीलिए साइंस का वेटेज कम हो गया है। लेकिन यहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है बच्चों समझने वाली, कि एसएससी कभी भी अपने प्लान को चेंज कर लेता है ना, क्योंकि यहां पर जनरल साइंस और जनरल नॉलेज दोनों को अलग अलग देखा नहीं जाता। यहां पर जनरल अवेयरनेस के नाम से एक प्रोग्राम चलाया है या एक सब्जेक्ट दिया जाता है जिसमें सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं।
इसीलिए अब वो कौन से पेपर में किसका लेवल बढ़ा दे या किसके क्वेश्चंस बढ़ा दें, ये बात तो हमको भी पता नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें तैयारी इस हद तक करनी है कि चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो किसी भी तरीके से आसानी से सॉर्ट आउट हो जाए, समझ जाए। आगे बात समझ में। यहां पर हमको बिल्कुल भी इस बात के बारे में नहीं करना कि हमें क्या क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इतने ही क्वेश्चंस आते हैं एसएससी के अंदर, तो मेरा ग्रेड ही इतना होता है, 12 क्वेश्चन है, चलो छोड़ के चले जाओ। कभी कभी बच्चों बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कई बार पेपर रिवर्स मारता है, तो ये चीजें हमको थोड़ी सी याद रखने वाली होंगी। अब देखो बच्चों, अगर हम बात करें अगला, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर जो आपकी उत्पत्ति है डब्ल्यूबीसी की, वो कहाँ पाई जाती है बच्चों, वो पाई जाती है अस्थि मज्जा, बोन मैरो के अंदर इसकी उत्पत्ति होती है। अब देखो यहाँ पर सभी, आप देखो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डब्ल्यूबीसी की उत्पत्ति कहाँ होगी, तो डब्ल्यूबीसी की उत्पत्ति होगी अस्थि मज्जा के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर नोट की, भाई कुछ स्पेशल पॉइंट भी होनी चाहिए। देखो बच्चों, ये एक ऐसा स्पेशल पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। लिम्फोसाइट नामक डब्ल्यूबीसी की उत्पत्ति लसिका तंत्र में होती है। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे यूपीएससी यूपीपीएससी के अंदर मैंने क्वेश्चंस देखे थे जिनमें लिम्फोसाइट को आपके जो उत्पत्ति का जो केंद्र था वो लसिका तंत्र को ही माना गया है, ठीक है। और कुछ एक जगह पर मैंने आरपीएससी के कुछ एक क्वेश्चन देखे थे जिनमें मैंने देखा था कि लिम्फोसाइट की उत्पत्ति भी अस्थि मज्जा में होती है, लेकिन ये लसिका तंत्र में पाई जाती है, उसके ऊतकों में पाई जाती है, इसलिए इन्हें लिम्फोसाइट कहा जाता है। तो बच्चों दोनों ही चीजें अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कोई भी इस बात का सही तरीके से वेरिफिकेशन नहीं करता। एनसीईआरटी की माने तो एनसीईआरटी अस्थि मज्जा के बारे में बात कहती है, ठीक है, लेकिन अगर हम अदर मेडिकल बुक्स के बारे में बात करें तो लिम्फोसाइट को वो लिम्फिक नोड्स यानी लसिका तंत्र में ही बताती है, ठीक है। तो विचार बोथ आर करेक्ट, आप बिल्कुल इस चीज के बारे में चिंता ना करें। बस मैं आपको एक ही बात कहूंगा, 100% श्योर हूं, मैंने आपको ये पढ़ाने से पहले कम से कम 50 क्वेश्चंस को देखा अलग अलग स्टेट के, और मैंने वहां एक चीज पाई कि जहां पर बोन मैरो आया है वहां पर आपका ये लिम्फिक सिस्टम या लिम्फिक नोड नहीं आया, लसिका तंत्र नहीं आया। जहां लसिका तंत्र आया वहां बोन मैरो नहीं आया। तो आप बिल्कुल इस चीज के लिए निश्चिंत हो जाओ कि आपको इनमें कोई कंफ्यूजन होगा, और ज्यादातर लिम्फोसाइट्स के बारे में नहीं पूछा जा रहा, ल्यूकोसाइट्स के बारे में ही पूछा जा रहा है। अच्छा बच्चों, एक और मैं सवाल आपको बोलना चाहता हूं, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट दोनों को एक मानते हैं। एक्चुअलिटी में दोनों एक हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, लेकिन बच्चों यहां पर एक कंफ्यूजन क्या पैदा होता है, डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम ल्यूकोसाइट है और लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का प्रकार होता है। आगे बात समझ में। तो दोनों ही चीजें, भाई बात पार्ट तो डब्ल्यूबीसी के ही है, डब्ल्यूबीसी को ही कहते हैं, लेकिन यहां पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट में क्या अंतर होता है, तो आप बताएंगे कि ल्यूकोसाइट पूरी डब्ल्यूबीसी को कहते हैं और लिम्फोसाइट किसको कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी के एक भाग को कहा जाता है। आई बात समझ में। तो ये चीज आप थोड़ा सा क्लियर कर लेना। अब देखो बच्चों, यहां पर हमने देखा कि इसका कार्य है प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण करने में सहायक है। अगर प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण करने में सहायक है तो ये शरीर को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है, इसीलिए क्या कहते हैं इसको, शरीर की सेना कहा जाता है, आर्मी ऑफ बॉडी कहा जाता है। ये चर्चा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई दी थी। चलिए बच्चों आगे देखते हैं इसका क्या मामला है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के प्रकार के बारे में। अभी बच्चों हमने यही चर्चा करी ना कि डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको ल्यूकोसाइट। अब हम देखते हैं बच्चों इस ल्यूकोसाइट्स के प्रकार कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर इसके प्रकार के बारे में, सबसे पहला प्रकार कौन सा हुआ बच्चों, सबसे पहला प्रकार है मोनोसाइट्स, दूसरा प्रकार है लिम्फोसाइट, तीसरा प्रकार है न्यूट्रोफिल, चौथा प्रकार है एसिनोफिल, पांचवा प्रकार है बेसोफिल। अब याद बच्चों देखो, ये याद रखने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए नहीं है कि आपको सिर्फ प्रकार नहीं, आपको प्रकार याद रखने हैं बच्चों। मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ठीक है। याद कैसे करेंगे बच्चों, एक बार वापस रिपीट करो, बोलो जरा मेरे साथ में, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल्स। आई बात समझ में। तो यहां पर मोनोसाइट सबसे बड़ी, लिम्फोसाइट सबसे छोटी, न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे ज्यादा, एसिनोफिल संख्या में कम और बेसोफिल संख्या में सबसे कम पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी होती है। आई बात समझ बच्चों, यहां तक आपका क्लियर है। चलिए साहब आगे चलते हैं हम।
अब हम बात करते हैं मोनोसाइट के बारे में। अगर हम देखें मोनोसाइट के बारे में, तो मोनोसाइट बच्चों क्या है, मोनोसाइट के हम बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मोनोसाइट बच्चों शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी WBC है। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था कि सबसे बड़ी WBC कौन सी है, मोनोसाइट है। इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अब देखो ये क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों आपसे कि बताइए ये संपूर्ण WBC का कितना है, तो ये संपूर्ण WBC का केवल और केवल 2 से 8% भाग होगा। अगर हम बात करें पूरी WBC के बारे में, पूरी WBC कितनी है, 11,000, 5500 से 11,000 है, तो उनका कितना भाग है, 2 से 8% भाग होता है, यानी संख्या में कम पाई जाती है, लेकिन इनका आकार सभी WBC की तुलना में कैसा पाया जाता है, बड़ा पाया जाता है। ठीक है, अब बच्चों अगर हम देखें इनके बारे में, तो इनका प्रमुख कार्य क्या है, इनका प्रमुख कार्य रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करना है तथा बाहरी कणों को नष्ट करना है। तो ये हमारे शरीर में जो भी फॉरेन पार्टिकल आता है, देखो बच्चों फॉरेन पार्टिकल क्या होता है, ऐसा पार्टिकल जो हमारे शरीर के बाहर से हमारे शरीर में अंदर आ जाए, हमारे लिए फॉरेन हो गया। हम बच्चों फॉरेन किस चीज को मानते हैं, आप जब इंडिया में रहते हो, हम भारत में रहते हैं, भारत हमारे लिए फॉरेन है क्या, नहीं है ना, हमारा देश है, स्वदेश है हमारा। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे लिए वो क्या हो जाता है, विदेश हो जाता है, फॉरेन हो जाता है। अगर मैं यूके जाता हूं, यूएस जाता हूं, तो हमारे लिए फॉरेन हो गया, और अगर वो हमारे देश में आते हैं तो उनके लिए इंडिया फॉरेन हो गया। तो ऐसे चीजें, ऐसे पदार्थ, ऐसे तत्व जो मानव शरीर में पाए जाते हैं वो तो हमारे शरीर के हो गए, लेकिन ऐसे पदार्थ जो मानव शरीर में नहीं है और बाहर से हमारे शरीर में आ रहे हैं, तो वो क्या है, हमारे लिए फॉरेन पार्टिकल हो गए। तो बच्चों देखो ये बाहरी कण हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। अगर ये हमारे शरीर में रहेंगे तो क्या करेंगे, हमको बीमार कर देंगे। तो हमारे शरीर में रहने पर अगर हम बीमार हो गए तो चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी। तो अब ये क्या काम करती है मोनोसाइट, उनको सभी बाहरी कणों को एक्सेप्ट करके धीरे धीरे खत्म कर देती है, मार देती है। ठीक है, ये इसका काम होता है। अब बात करते हैं बच्चों लिम्फोसाइट्स के बारे में। अगर हम बात करें लिम्फोसाइट्स के बारे में, शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी WBC है। यहाँ क्या बताया मैंने, शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी WBC है, जबकि यहाँ मैंने क्या बताया आपको, सबसे छोटी WBC है। पहला सवाल यही से बन गया, क्या बना है पहला सवाल, पहला सवाल देखो बच्चों ये होगा कि शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी WBC है। ठीक है, ए मोनोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, सी न्यूट्रोफिल्स, डी बेसोफिल्स। ठीक है, आप मान लो आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया कि शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी WBC कौन सी है, तो शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी WBC कौन सी है, मोनोसाइट है। अभी हमने पढ़ा था, क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, ए होगा, मोनोसाइट होगा। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर में सबसे छोटी कौन सी पाई जाती है, तो शरीर में जो सबसे छोटी पाई जाएगी वो पाई जाएगी लिम्फोसाइट। अब देखो मैं आपको एक चीज फील कराना चाहता हूं, न्यूट्रोफिल शरीर के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ये सवाल कई बार कंफ्यूजन पैदा करता है कि सबसे ज्यादा पूछ रहा है कि सबसे बड़ा पूछ रहा है, सबसे आकार में बड़ा। अगर आपसे बात की जाए आकार के बारे में, साइज के बारे में, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साइज कौन सा है, तो आप कहेंगे कि लार्जर की बात की जाए, अगर बड़ेपन की बात की जाए तो डेफिनेटली मोनोसाइट है। अच्छा पता है इसमें प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों, मैं आपको बताता हूं। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि मोनो का मतलब हर जगह हम लोग क्या पढ़ते हैं, छोटा, और यहां पर मामला क्या है, मोनो का मतलब होता है बड़ा। तो कई बार क्या होता है, हम तुक्का लगाते हैं, भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई तुक्का नहीं लगाएगा, तुक्का तो आप लगाओगे 100%। और बहुत बार ऐसा होता है, एक्चुअल में क्या होता है बच्चों कि जो ऑफलाइन एग्जाम्स होते थे ना, ऑफलाइन एग्जाम्स के अंदर आपके सामने पूरा एक पेपर हुआ करता था और आप उस पेपर्स को आराम से सॉल्व करते रहते थे, चलता रहता था आगे से आगे मामला। लेकिन जब से पेपर ऑनलाइन हुए तब से आपके सामने एक नंबरिंग चलती रहती है कि ठीक है साहब चल रहा है। अब उस नंबर से क्या होता है, आपका ब्रेन प्रेशराइज होता है। जब आपको किसी चीज की टाइम लिमिट दे दी जाए
तो आप अपने काम को इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते जितना आप अनलिमिटेड। अब आप बोलोगे कि साहब आप 2 घंटे का पेपर तो आप ऑफलाइन में भी होता है, लेकिन बच्चों उसमें क्या होता है, उसमें टाइम आप देखते हैं, आपको बताने वाला नहीं होता है कोई। आपके जो शिक्षक होते हैं वहां पर, जो इन्विजिलेटर होते हैं, वो आपको बताएंगे 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद बचे हैं, आधे घंटा बचा है, ये बताते रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लगातार रिवर्स मोड पर आपका जो टाइम है वो चल रहा होता है, यहाँ पर चीजें खराब होती है। इसी से बचने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप प्रैक्टिस इतनी करो कि आपको टाइम देखने की जरूरत ना पड़े और क्वेश्चन करते जाओ। साइंस आपका ऐसा तैयार होना चाहिए, ऐसे तैयार होना चाहिए आपका कि जैसे ही आपके पास में पेपर आए, आप सबसे पहले साइंस को उठा दो और आप 10 मिनट में साइंस पूरा कंप्लीट कर दो। उसके बाद में आप मैथ्स में भी थोड़ा दिमाग लगाओगे, रीजनिंग में भी दिमाग लगाओगे, तो चीजें वहां पर चलेंगी। यहां पर आपको लगातार, और विशेषकर बायोलॉजी के अंदर आपको कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल एज इट इज हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में मिल जाएंगे। तो आप कहीं पर भी कितना भी, अगर आप देखो एक बार अगर चीजें याद कर लो, तो आप कहीं पर कितना भी क्वेश्चंस को आसानी से टिक कर सकते हो, राइट कर सकते हो, ठीक है। आइए अब बात करते हैं आकार की। तो साइज में मोनोसाइट बड़ी है, ठीक है। और अगर आप बात करेंगे स्मॉलर साइज के बारे में कि कम किस में पाई जाती है, तो स्मॉलर है आपका लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स आकार में छोटी है, मोनोसाइट आकार में बड़ी होती है, ठीक है। और संख्या में ज्यादा कौन होता है बच्चों, अभी बताया मैंने। अगर आपसे पूछा जाए संख्या में अधिक कौन पाई जाती है, तो संख्या में अधिक पाई जाती है बच्चों न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल संख्या में अधिक पाई जाएगी। चलो साहब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम, अच्छा लिम्फोसाइट के प्रकार, पहले लिम्फोसाइट के बारे में और तो पढ़ लेते हैं भाई देखो इसका नाम लसिका तंत्र में होता है, मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है बच्चों। अब देखो ये शरीर के सभी बाहरी कण, बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि को नष्ट करके प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत करता है। बेटा वही भारी बात आ गई, मैंने आपको जो फॉरेन पार्टिकल के बारे में बताया था, बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट्स हैं, ये सारी की सारी चीजें एक्चुअल में है क्या, फॉरेन पार्टिकल्स है ना, जो हमारी बॉडी में नहीं पाए जाते हैं। अगर हमारी बॉडी में आएंगे तो हमें नुकसान कराएंगे। अच्छा बच्चों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जितने फॉरेन पार्टिकल्स है ना, हम उनको एंटीजन के नाम से भी जानते हैं। ये एंटीजन वो है जो हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। अब देखो बात करते हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये मैं आपको इस चीज को बताऊंगा, ये आपको मैं आपको नहीं बताएगा इस चीज को, मैं आपको यहाँ क्लियर करता हूँ थोड़ा सा। ये मैं आपको केवल और केवल एसएससी के उससे नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको हर तरीके से, चाहे आप पटवार की बात करें, चाहे आप राजस्थान पुलिस के बारे में बात करें, चाहे आप दिल्ली पुलिस के बारे में बात करें, चाहे आप आरपीएससी के किसी और सेगमेंट के बारे में बात करें, या यूपीपीएससी के बारे में बात करें, जो भी पेपर्स हैं उन सभी के अंदर ये चीजें आएंगी। इसलिए मैं आपको बहुत ब्रीफ में पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ऐसा ना हो कि सर ने एक बार पढ़ाया और उसी वही काम में आ रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरा एक बार पढ़ाया हुआ आपके हर एग्जाम के अंदर काम में आए और आप एक ही बार याद करके हर एग्जाम में उत्तीर्ण होते चले जाएं। भगवान करे आप सबकी नौकरी लग जाए। अब देखो बच्चों, अगर हम यहाँ देखें ल्यूकोसाइट्स और टी सेल्स के बारे में, ल्यूकोसाइट्स को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले टी कोशिका टी सेल्स, और उसके बाद में बी कोशिका बी सेल्स के नाम से जानी जाती है। अगर आप बात करें टी सेल्स के बारे में, तो बच्चों देखो इसका काम क्या है, इसका काम है ये कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने का काम करती है और वायरस और बैक्टीरिया या किसी भी प्रकार के एंटीजन को नष्ट करती है जो कि शरीर को नुकसान का कारण बन सकता है या जो शरीर को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो महत्वपूर्ण चीज हमने क्या देखी कि लिम्फोसाइट्स में ही पाई जाने वाली टी कोशिकाएं इतनी पावरफुल कोशिकाएं हैं कि हमारे शरीर में बनने वाली कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने का काम अपने आप करती रहती हैं। बच्चों यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करना चाहूंगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो अभी हमने बात करी ना ये कैंसर कोशिका के बारे में, ये जो कैंसर कोशिका है, ये जो कैंसर है, ये एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों एक्चुअल में क्या है, ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में भी कैंसर सेल्स नहीं बनती, कैंसर सेल सभी की बॉडी में बनती है। एक्चुअल में क्या होता है, कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन कैंसर कहलाता है। अगर कोई कोशिका जरूरत से ज्यादा बनना शुरू हो जाए तो वो कैंसर कोशिका के अंदर तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। जैसे अब बोलोगे आप कैसे, मान लो कि आपकी WBC जिसकी संख्या 5500 से 11,000 है, अगर वो इन 11,000 से बढ़ाकर 50,000 हो जाए, 1,00,000 हो जाए, तो क्या हो रहा है, लगातार वृद्धि हो रही है ना। एक्चुअल में उसको कितना होना चाहिए था, एक्चुअल में उसको होना चाहिए था कितना, 11,000। कितनी पहुंच गई, पहुंच गई आपकी 1,00,000। भाई ज्यादा हो गई। अब ऐसा थोड़ी आप कहोगे कि नहीं साहब लिम्फोसाइट ज्यादा हो गई ना, WBC ज्यादा हो गई, मजा आ गया,
इतनी सारी सेना इकट्ठी हो जाएगी हमारे शरीर के अंदर, फिर देखो हमारे शरीर में कोई भी जो वायरस है वो घुस नहीं पाएगा। पर बच्चों ऐसा नहीं होता, जिसका जितना काम है वो उतना ही काम करेगा। आई बात समझ में? ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर ना तो कम चलता है ना ज्यादा चलता है। आपने सुना होगा ये चीज, यहां पर भी है, आप ना तो अधिक रखो ना कम रखो, आपको क्या रखना है, उसकी वैल्यू को मेंटेन रखना है। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा आगे पीछे तो चल जाता है, लेकिन इतना आगे और इतना पीछे नहीं चलता। तो लो काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी और लिम्फोसाइट्स ये भी आपके लिए नुकसानदायक है, और हाइयर काउंट ऑफ लिम्फोसाइट एंड ल्यूकोसाइट ये भी तो आपके लिए दिक्कत है। दोनों ही बेकार है मामला। आई बात समझ में? मैं तो सिर्फ एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, हमारे शरीर कोशिकाओं का बना हुआ जाल है, अगर ये कोशिकाएं अपना अनियंत्रित विभाजन कर ले तो ये कैंसर कोशिकाओं को बनाती हैं। तो देखो हमारा शरीर इतनी सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो कुछ कोशिकाएं तो ऐसी होंगी ना जो कैंसर कोशिकाएं रोज बना रही होंगी, तो इन कैंसर कोशिकाओं को बनने से रोकने का काम, और अगर बन जाए तो नष्ट करने का काम टी सेल यानी टी लिम्फोसाइट सेल के द्वारा किया जाता है। अब देखो बच्चों, अगर हम बात करें किसके बारे में, बी कोशिका के बारे में। बी कोशिका क्या काम है, इसका काम मुख्य रूप से एंटीबॉडी का निर्माण करना है। ठीक है, और ये एंटीबॉडी किसी भी बाहरी कण को शरीर में आने से रोकते हैं। बच्चों देखो, मैं एंटीबॉडी के बारे में मैंने आपको कहा था मैं आपको पढ़ाऊंगा, एंटीबॉडीज मैं आपको इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर पढ़ाऊंगा जो हमारा नेक्स्ट लेसन होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज के बारे में हिंट देना चाहता हूं, जो मैंने आपको इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन के बारे में पढ़ाया था, इसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, एंटीबॉडीज भी कहते हैं, उनका निर्माण पर्टिकुलर आपकी लिम्फोसाइट सेल या बी सेल के द्वारा किया जाता है। देखो बच्चों, ये सवाल पूछा जाएगा, ये सवाल 2-3 तरीके से आता है। अब देखो क्या आ सकता है, 2-3 तरीके से, 2 तरीके से आ सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से एंटीबॉडी का निर्माण करता है, और ऑप्शन दे रखा हो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा, तो यकीन है कि आप बिल्कुल इस चीज के लिए निश्चिंत होंगे कि आप डब्ल्यूबीसी को सही करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको डब्ल्यूबीसी के प्रकार दे दिए जाएं तो उनमें आप क्या काम करेंगे, डब्ल्यूबीसी के प्रकार दे दिए जाएं तो आप उसमें लिम्फोसाइट्स को सही मानेंगे। आगे बात समझ में? और अगर लिम्फोसाइट के प्रकार दे दिए जाएं तो आप कहेंगे कि लिम्फोसाइट में से, लिम्फोसाइट के 2 प्रकार यानी टी सेल और बी सेल में से बी कोशिका या बी सेल ऐसी कोशिकाएं हैं जो मानव शरीर के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। आगे बात समझ में? अब वेरिएशन देख रहे हो ना, देखो क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं बच्चों, एक के बाद एक इंटीरियर। सबसे पहला, निम्न में से एंटीबॉडी का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट, बिल्कुल सही है। ठीक है, निम्न में से एंटीबॉडी का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं लिम्फोसाइट्स हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का प्रकार है। आई बात समझ में? इसके बाद तीसरा पूछा जाए कि लिम्फोसाइट में कौन सी कोशिकाएं जो आपकी एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं, तो बी कोशिका आपकी एंटीबॉडी का निर्माण करती है। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? तो टी कोशिका क्या कर रही है, कैंसर सेल को नष्ट कर रही है। बी कोशिका क्या काम कर रही है, एंटीबॉडी बनाने का काम कर रही है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों, न्यूट्रोफिल्स हमारे शरीर की तीसरी प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है। क्या काम कर रही है बच्चों, ये सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और ये संपूर्ण कोशिका की यानी संपूर्ण डब्ल्यूबीसी की 55 से 70% भाग होती हैं। आई बात समझ में? यानी ज्यादा भाग जो सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाती है कौन हो गई बच्चों, वो हो गई आपकी न्यूट्रोफिल्स हो गई। तो देखो बच्चों, अगर आप बात करें यहाँ पर, तो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, देखो आपको क्वेश्चन इस चीज को अच्छा चलो मैं बाद में इस क्वेश्चन को बताऊंगा, अभी एक बार हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। तो ये हमारी 55 से 70% भाग के रूप में पाई जाएंगी। ठीक है बच्चों, मैं सोच रहा हूँ कि इस सेशन के बाद में जो हम लेसन 3 लेंगे, लेसन 3 में इनके कुछ इंपॉर्टेंट्स जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको हम एक बार उठा लेते हैं, तो ये भी एक हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, है ना बच्चों। तो चलो हम देखते हैं आगे क्या होगा, फिलहाल तो हम इस चीज को थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी ये शरीर में होने वाले इन्फेक्शंस को रोकती है तथा इनका कार्य नष्ट हुए ऊतकों को जल्दी से हील करना है, ठीक होना है। देखो बच्चों, हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं। इन बदलाव की वजह से शरीर में इन्फेक्शन भी होते हैं। इन बदलाव की वजह से शरीर के टिश्यूज जो हैं, ऊतक जो हैं, वो भी कई बार नष्ट होने लगते हैं। तो उनको ठीक करने का काम भी आपके न्यूट्रोफिल्स के द्वारा ही किया जाता है। आगे बात समझ में? तो इन्फेक्शंस को ठीक करते हैं। अब बच्चों इन्फेक्शंस कहां से होंगे, ये देखो एक समझने वाली बात है, आप सोचना इस बात बारे में। बेटा देखो कई बार क्या होता है कि आपके शरीर में कोई चोट लग जाती है, अब वो चोट खुली हुई है, आपको नहीं पता, कोई बैक्टीरिया कोई वायरस आपकी बॉडी के अंदर जनरेट हो गया, घुस गया, ठीक है, अब वो आपको इन्फेक्ट कर गया, अब आपको पता ही नहीं चला,
इन्फेक्शन उसने पहुंचाया होगा, थोड़ा बहुत आपके यार हाथ में थोड़ा सा दर्द हो रहा है मेरे, ठीक है, लेकिन आपने ना तो दवाई खाई, ना कोई आपने कुछ उसका प्रिकॉशन किया, वो चीजें अपने आप ठीक होगी। कैसे ठीक हो गई अपने आप? आपकी बॉडी में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी यानी न्यूट्रोफिल्स ने और आपकी एंटीबॉडी ने मिलकर उनको ठीक किया है, ऐसे ठीक नहीं हुई है। जब आप बीमार पड़ जाते हैं, आपका इन्फेक्शन कहाँ जल्दी ठीक होता है? क्योंकि उस वक्त आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है। लेकिन जब आप अच्छे खासे स्वस्थ प्रक्रिया के अंदर रहते हैं तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम अपने आप ही अच्छा होता है, और अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा तो आपकी इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। देखो बच्चों, कई बार ये प्रॉब्लम होती है। कई बार क्या होता है, हम लोग ट्रैवलिंग में होते हैं तो हम कहीं से कोई बाहर से खा लेते, भाई भूख लगी है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या काम करेंगे? आप बाहर से ही खाएंगे, डेफिनेटली आप बाहर से खाएंगे। तो जब आप खाएंगे बाहर से, आपके पेट में नुकसान पहुंचेगा। कई बार आपने देखा होगा कि बाहर से पूरी कचौड़ी या फिर कोई भी चीजें खाने पर आपके पेट में दर्द होने लग जाता है, और बहुत भयंकर दर्द होता है। अब दर्द हो रहा है आपके पेट में, आपने दवाई नहीं खाई, ठीक है, आपने कहा चलो यार दवाई नहीं खाएंगे, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अब आप देखते हैं कि एक बार एक बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर आपका पेट दर्द पहुंचा, ठीक है, आप लेटे रहे चुपचाप, आप ऐसी कंडीशन में कि आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आप बस में हो, ट्रेन में हो, नहीं जा सकते। रात 12 बजे आपको दर्द उठ गया, 11 बजे आपको दर्द उठ गया, तो ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी क्या काम करेगी? आपकी बॉडी में न्यूट्रोफिल्स, आपकी डब्ल्यूबीसी, आपकी एंटीबॉडी उस इंफेक्शन को जल्दी जल्दी ठीक करने की कोशिश करेंगी, ताकि आपको इस दर्द से पूरी तरीके से निजात मिल पाए, आप ठीक हो सकें। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे दर्द के स्तर में कमी आएगी। और कोई आपसे पूछेगा क्या भाई इतना ही दर्द हो रहा है जितना पहले हो रहा था? आप क्या कहते हैं, नहीं नहीं यार, पहले जितना तो नहीं है, पहले से तो ठीक हुआ है। अब पहले से ठीक कैसे हो गया? जब आपने कोई दवाई नहीं ली है, आपने कोई चीज दूसरी चीज नहीं ली है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी बॉडी में पाए जाने वाली प्रतिरक्षी तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम इस तरीके से वर्क कर रहा है कि आपके इन्फेक्शन को स्वतः ही वो ठीक कर रहा है। आइए भाई बात करते हैं इस स्पेशल नोट्स के बारे में। अगर हम बात करें स्पेशल नोट्स के बारे में, तो ये किसी भी चोट, इन्फेक्शन के समय इनकी संख्या में सामान्यतः लगातार वृद्धि हो जाती है, ठीक है, लगातार वृद्धि हो जाती है, तथा विशेषकर अत्यधिक इन्फेक्शन या ड्रग ट्रीटमेंट या जेनेटिक कंडीशन की वजह से ये घटने लगती हैं। देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। इन मेडिकल सिचुएशन कई बार क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में चोट या इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, जैसे अभी बारिश का दौर चल रहा है, बारिश में वायरस ज्यादा जनरेट होता है, आपको सभी को पता है। ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आप देखा जाए तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी होगी। कई बार आपने देखा होगा आपके पैर में चोट लगी है, आप पानी में से निकल के चले गए, आपकी मजबूरी, अब क्या करें, पानी भरा हुआ, आप निकलोगे वहां से, अब आप कुछ भी कोशिश करेंगे, बारिश का पानी हो सकता है आपके चोट तक पहुंच जाए, इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। तो आपकी न्यूट्रोफिल्स क्या काम करती है, इतनी ज्यादा संख्या में बढ़ जाती है कि उनमें पैदा होने वाले किसी भी इन्फेक्शन को आसानी से रोका जा सके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दूसरी चीज, और यहाँ पर क्या है, दूसरी चीज है कि विशेष तथा अत्यधिक इन्फेक्शन या ड्रग ट्रीटमेंट या जेनेटिक कंडीशन होने पर यह घटने लगती है। तो बच्चों, जब बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी आपकी न्यूट्रोफिल्स धीरे धीरे घटने लगेंगी। कई बार क्या होता है बच्चों, कई बार जो है आपकी बॉडी में कुछ इस तरह के घाव इंटरनली आपके होने लग जाते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आने लग जाती है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों क्या काम करते हैं, आपने देखा होगा एंटीबायोटिक दी जाती है। ये एंटीबायोटिक क्या काम करती है, ये आपकी बॉडी को तैयार करती है डब्ल्यूबीसी बनाने के लिए। बच्चों, मैं आपको हमेशा कहता हूं, मैं आपको आज भी इसी बात के लिए कहूंगा कि आपकी बॉडी स्वतः ही ठीक होती है। दुनिया की कोई भी मेडिसिन आपको तैयार कर सकती है, ठीक नहीं कर सकती। आपकी बॉडी का सपोर्टिंग एलिमेंट होता है मेडिसिन, आपकी बॉडी को रोक कर रख के रखती है कि भाई ठीक है, तू अपने काम में वापस से प्रेफर हो जा। आई बात समझ में? तो लेकिन अगर आपको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, आपका कोई ड्रग ट्रीटमेंट बहुत टाइम से चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी न्यूट्रोफिल्स उतनी ज्यादा कारगर साबित नहीं होगी। जैसे किसी को अगर कैंसर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति के अंदर उसके इम्यूनिटी सिस्टम वीक हुआ, तभी तो उसके अंदर कैंसर हो गया है। अब ऐसी प्रॉब्लम में क्या होगा, उसकी डब्ल्यूबीसी कम होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अगर हम बात करें एसिनोफिल के बारे में, तो एसिनोफिल्स क्या है, ये हमारे शरीर में या ये हमारे रक्त में सबसे ये कम पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी है, तथा इनकी संख्या 30 से 350 mm पर क्यूब पाई जाती है, ठीक है, 350 पर mm क्यूब पाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि एसिनोफिल की संख्या कम होती है। अब बच्चों, इनका पर्टिकुलर काम क्या है, तो इनका काम है शरीर में आने वाले परजीवी जनित रोगों से शरीर की रक्षा करती हैं, तथा ये भी कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में सहायक है। शरीर में होने वाली एलर्जी को भी रोकथाम करती है। तीनों चीजों को देखते हैं। परजीवी जनित रोग कौन से होते हैं बच्चों? परजीवी जनित रोग सामान्यतः अगर आप देखा जाए तो आप देखो इसके अंदर
आपने नाम सुना होगा अतिसार का। अतिसार किसकी वजह से होता है बच्चों? ये क्या किसकी वजह से होता है एंड अमीबा हिस्टोलिटिका नाम का परजीवी है जो आपकी बॉडी में पहुंच जाता है और आपको अतिसार कर देता है। आप बुसा हुआ खराब खाना खा लेते हैं, जो परजीवी जिनके ऊपर रहता है वहां से हो जाता है। चलिए, ये तो बहुत डीपली बात हो गई ना। मलेरिया के बारे में जानते ही हो ना, इंडिया के अंदर मलेरिया से आज भी मौतें होती हैं बच्चों। आप कुछ सोचो कि हमारा देश मेडिकल ट्रीटमेंट में या मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर कितना पीछे है आज के वक्त में भी, कि मलेरिया जैसी चीजें जिनका इलाज पॉसिबल है उसमें भी लगातार प्रॉब्लम आ रही है, आज भी आ रही है। खैर चलिए, खैर कोई बात नहीं। हम ये जानना चाहते हैं कि कई बार आपकी बॉडी में मलेरिया आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर जाता है और आपको फीवरिश कर देता है, आप बुखार आ जाता है आपको, ठीक है। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि उन्हें मलेरिया है और अपने आप ठीक हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग, उनका खान पान बहुत अच्छा होता है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा होता है, तो उनकी बॉडी के अंदर एसिनोफिल्स एंटीबॉडीज इतनी सक्षम मात्रा में होती है कि उनकी बॉडी में होने वाले किसी भी इंफेक्शन को वो जल्दी से जल्दी ठीक कर देती है। अब शरीर में होने वाली एलर्जी की रोकथाम कैसे होती है? देखो बच्चों, एलर्जी किसी भी चीज से होती है। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों को धूप से एलर्जी होती है, किसी को गर्म पानी से, किसी को ठंडे पानी से। कोई, आपने देखा होगा जब आप एसी से बाहर निकल के अचानक धूप में चले जाओ, आपको छींक हो जाती है, एलर्जी आ जाती है। किसी को डस्ट पार्टिकल से एलर्जी होती है। इन सभी चीजों को ठीक करने के लिए, सही करने के लिए मुख्य रूप से यही कोशिका काम में आती है। आई बात समझ में बच्चों? चलिए साहब, बात करते हैं आगे। बेसोफिल। देखो बच्चों, बेसोफिल्स के बारे में काफी कम पूछा जाता है, लेकिन है तो ये भी इंपॉर्टेंट। क्या है ये सबसे कम पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। और ये कुल डब्ल्यूबीसी का केवल 1% भाग ही होंगी, यानी इनकी संख्या बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। तो आप देखो, इनका काम प्रतिरक्षी प्रणाली को मजबूत करना है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर बाहरी कणों से रोकना है। यानी अगर आप देखें होल ऑफ जितनी चीजें अगर आप देखें, तो आप मैक्सिमम क्या चीज पाएंगे कि कुल मिलाकर आपकी बॉडी के अंदर जितने भी आपकी डब्ल्यूबीसीज हैं, ये सभी यही काम कर रहे हैं। अब देखो, इसको हम थोड़ा सा सही करके देखते हैं यहां पर। अब देखो, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे मोनोसाइट्स, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी, आप लिखेंगे लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और अगर हम बात करें किसके बारे में, ये क्या है? ये बेटा आकार। ये किसके बारे में चर्चा हो रही है? आकार के बारे में, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा संख्या में कम, ठीक है। तो संख्या में कम आपकी बेसोफिल्स, ठीक है, बेसोफिल्स भी है और एसिनोफिल्स भी है, ठीक है। दोनों ही संख्या में कम है बच्चों। देखो, क्वेश्चन आपके यहीं आपके पूरे कर रहा हूं मैं, एसिनोफिल्स, ठीक है। अब अगर आपसे पर्टिकुलर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक संख्या में कम कौन सी है, और दोनों ही आपको ऑप्शन दे दी जाए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यहां पर आप लिखेंगे कि कौन सी है? बेसोफिल्स। बेसोफिल्स कम पाई जाती है, ठीक है। सबसे अधिक अगर बात करें सबसे अधिक यानी संख्या में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी, तो कौन सी बच्चों सबसे अधिक पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी? क्या बताया था मैंने? न्यूट्रोफिल्स, है ना बच्चों? कौन सा था? न्यूट्रोफिल्स है। तो न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा पाई जाएंगी। इस तरीके से आप इन चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। देखो, ये इम्यूनिटी सिस्टम है ना, प्रतिरक्षी तंत्र, ये आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉरेन पार्टिकल के बारे में अगर हम बात करें, तो मान लो ये कोई भी बॉडी का एक पार्ट है, यहाँ पर आपका जो ब्लड है वो बह रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि इन केस अगर आपकी बॉडी में कोई भी परेशानी आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो देखो क्या होता है। मान लो कि कोई फॉरेन पार्टिकल यहाँ पर आ गया, ये आपके कोई वायरस है या कोई बैक्टीरिया है,
अगर ये आपके बॉडी में इंजेक्ट होता है तो कहाँ आएगा, आपके ब्लड में आएगा। आपके ब्लड में आएगा तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन के अंदर क्या हो सकता है, आपकी किसी बॉडी पार्ट्स में, इंटरनल बॉडी पार्ट में स्वेलिंग आ सकती है, ठीक है, या फिर आपको और कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब क्या होगा, अब आपकी जो WBC है ना वो एक्टिव मोड में आएगी। आई बात समझो बच्चों। और जब ये एक्टिव मोड में आती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये एंटीबॉडी को भी काम पर लगाती है। एंटीबॉडी भी इम्यूनिटी सिस्टम का ही पार्ट होती है, और ये दोनों मिलकर आएंगे और आकर वायरस को और बैक्टीरिया को बॉडी से इंजेक्ट कर देंगे, बाहर कर देंगे। आई बात समझ में। इस तरीके से आपका इम्यूनिटी सिस्टम वर्क करता है, जिसमें हम और चर्चा करेंगे जब हम इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में बात करेंगे या उस लेसन को पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको बिल्कुल चीज समझ में आ गई। आइए आगे चलते हैं। अब देखो बात करते हैं बच्चों रोग के बारे में। रोग क्या है? अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी कोशिका का कम हो जाना या उसका बढ़ जाना, दोनों ही चीजें आपकी बॉडी में हार्मफुल हैं, दोनों ही आपकी बॉडी के लिए हानिकारक हैं। आइए बात करते हैं अधिकता के बारे में। अगर आपके शरीर में WBC बढ़ जाएगी तो आपको ल्यूकीमिया होगा। इसको कहते हैं ब्लड कैंसर। तो आपने जो ब्लड कैंसर सुना है वो एक्चुअल में क्या है, ल्यूकीमिया कहलाता है। ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर होगा जब WBC अपनी क्षमता से अधिक कोशिकाओं को बनाएगी, या अस्थि मज्जा, बोन मैरो, इन बहुत अधिक संख्या के अंदर WBC पैदा करेगा, तो वो स्टेज ब्लड कैंसर कहलाती है। ठीक है, कैंसर का मतलब है कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन। मैं यहां लिख देता हूं, आप इस चीज को बच्चों थोड़ा सा सोच कर आप देख लेना एक बार कि कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन। आपको पता ही है ना बच्चों, कोशिकाएं अपने आप जैसी समान कोशिका बनाए रखने की जो है क्षमता रखती है। ठीक है, यही तो कोशिका विभाजन कहलाता है। तो अनियंत्रित विभाजन जो होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो कहलाएगा कैंसर। ठीक है, अगर हम बात करें इंग्लिश में तो क्या होगा, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर। ठीक है बच्चों, आइए बात करते हैं WBC की कमी के बारे में। अगर हमारे शरीर में WBC की कमी लगातार हो गई तो क्या, कौन सा रोग होता है, ल्यूकोपीनिया, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर हो जाता है। और अधिकतर ये HIV या एक्यूट वायरल में होता है। एक्यूट वायरल बहुत प्रॉब्लमेटिक, जैसे कोरोना वायरस। वायरल क्या है, वायरल इन्फेक्शन है क्या, कोरोना वायरस भी तो वायरस ही है ना, तो हम उसको क्या कहेंगे, एक्यूट वायरल। यानी ऐसी चीज जिसके बारे में अभी तक इलाज हो ही नहीं पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इलाज क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर हो गया है। क्यों कमजोर हो गया है, क्योंकि आपकी बॉडी में WBC उतनी नहीं रही जितनी रहती है, जितनी होनी चाहिए। तो WBC का घटना ल्यूकोपीनिया कहलाता है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें HIV के बारे में, या पहले हम बात करेंगे ल्यूकोपीनिया के बारे में। ठीक है, एक बार जरा हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम देखें यहां पर वापस से हम इस चीज पर चर्चा करेंगे। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर। और अब बात करेंगे ल्यूकोपीनिया के बारे में। ल्यूकोपीनिया मतलब WBC का घटना। WBC क्या है, आर्मी ऑफ बॉडी है। ठीक है, शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र को बनाने का काम करती है। तो अगर आर्मी ऑफ बॉडी ही डिक्रीज हो जाएगा तो क्या शरीर में कुछ बचेगा, नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रतिरक्षी जो तंत्र है वो कमजोर हो गया। अब देखो बच्चों, प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर होने में सबसे ज्यादा रोल है HIV का, कैंसर का।
ठीक है, या एक्यूट वायरल इन्फेक्शन। आप सभी को पता है एचआईवी में क्या होता है बच्चों, एचआईवी वायरस, जो एचआईवी वायरस है ह्यूमन इम्यूनो वायरस या ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसको आप एड्स भी कहते हैं। एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। डिफिशियंसी सिंड्रोम, डिफिशियंसी का मतलब होता है प्रतिरक्षी तंत्र, डिफेंस करने वाला। सिंड्रोम हो गया मतलब विकार उत्पन्न हो गया, यानी एक ऐसा रोग जिसमें आपकी प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर हो जाए, विखंडित हो जाए, वो आपके लिए एड्स कहलाता है और उसका काम एचआईवी करता है। एचआईवी बच्चों क्या काम करता है, एचआईवी लगातार डब्ल्यूबीसी को नष्ट करना शुरू करता है, इसकी प्रोसेसिंग स्लो होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब किसी व्यक्ति को एचआईवी होता है तो 4 से 5 साल बाद उसको पता चलता है कि उसको एड्स है। तब तक हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी की संख्या काफी घट चुकी होती है और ऐसी स्थिति में हम एचआईवी वाले पेशेंट को बचा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में फिर उनको सल्फर ड्रग्स दी जाती है। सल्फर ड्रग जब दी जाती है तो कोई भी सल्फर ड्रग क्या काम करेगी, पूरी तरीके से एचआईवी को ठीक नहीं कर सकती, केवल और केवल एचआईवी की ग्रोथ रेट को घटा देती है। ठीक है बच्चों, एचआईवी के बारे में हम रोग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें कैंसर्स के बारे में, तो कैंसर में भी यही होता है, आपकी बॉडी में अनकंट्रोल डिवीजन होना शुरू हो जाता है और इस हद तक बढ़ जाता है कि डब्ल्यूबीसी उसको पूरी तरीके से ओवरकम नहीं कर पाती। तो ऐसी स्थिति में आपका प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर हो जाता है। एक्यूट वायरल की अगर हम बात करें तो एक्यूट वायरल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका कोरोना हो गया। आज आप कोरोना को क्यों नहीं रोक पा रहे हो, क्योंकि इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि बॉडी की डब्ल्यूबीसी उसको समझ ही नहीं पाती और जब तक एंटीबॉडी बनाने लगती है तब तक चीजें आपकी बॉडी में खराब हो जाती हैं। आई बात समझ बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। अगर हम बात करें प्लेटलेट्स के बारे में तो बच्चों प्लेटलेट्स बिम्बाणु, इसका रासायनिक नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। क्या नाम है बच्चों, इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है बच्चों, कितनी पाई जाती है, 1.5 से 4.5 लाख पर mm³ इनकी संख्याएं होती हैं और 7 से 8 इसका जीवन काल होता है। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है 3-4 दिन के अंदर ये क्या लगातार बनती रहती है, लगातार मरती रहती है, विघटित होती रहती है। इसीलिए आप जब भी अपना सीबीसी टेस्ट करवाने जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी जो प्लेटलेट्स हैं वो 1.5 से 4.5 लाख के बीच में आती है, 2.5 लाख आएंगी, फिर आप कभी कराओगे तो 3.5 लाख हो सकती है। आई बात समझ में। तो हमेशा क्या होगा, अगर 10 लोग टेस्ट कराने जा रहे हैं ना बच्चों तो किसी में भी समान प्लेटलेट्स की संख्या नहीं आएंगी, हमेशा कुछ ना कुछ जो है वो डिफॉर्मेशन चलता रहेगा। आई बात समझ में। चलिए बच्चों, अगर हम बात करें इसकी उत्पत्ति के बारे में, इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, अस्थि मज्जा में होती है। काम क्या होता है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है तथा रक्त वाहिनियों के डैमेज यानी क्षतिग्रस्त होने पर उनमें मरम्मत पैदा करती है, उनकी मरम्मत करती है, रिपेयरिंग वर्किंग प्रोसेस जो है इनका है। ठीक है, आई बात समझ में। देखो बच्चों कैसे काम करेगी बताता हूं आपको, बहुत सिंपल है, बहुत छोटी सी बात है, मैंने आपको पढ़ाया भी था। मान लो ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं या आपका कोई अंग है, ठीक है, इस अंग में चोट लग गई तो क्या हुआ, जो ब्लड अंदर बह रहा था, ये आपका ब्लड है ना बच्चों, ये अंदर बह रहा था, तो ऐसी स्थिति में ब्लड जो है वो बाहर आने लग जाएगा। ब्लड बाहर आ गया, अब क्या हुआ, अगर लगातार ब्लड बाहर आता रहा तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में सप्लाई नहीं हो पाएगी और आपकी मृत्यु हो सकती है, आप कोमा में जा सकते हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर बच्चों क्या होगा, ऐसी स्थिति के अंदर आपकी जो प्लेटलेट्स हैं, ये प्लेटलेट्स क्या काम करेंगी, ये प्लेटलेट्स विटामिन के साथ में मिलकर एक थक्का बनाएंगी और ये क्लॉट प्रोसेस बनाने की वजह से यहां पर एक जालनुमा संरचना का निर्माण करेंगी जिसकी वजह से ब्लड बाहर नहीं निकल पाएगा और साथ साथ में आपकी बॉडी भी क्या हो जाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज के बारे में बात करें, टिश्यूज की मरम्मत कैसे करता है। देखो बच्चों, अगर आपकी बॉडी में कोई भी एक जगह है, कोई भी एक टिश्यू है, ठीक है, मान लो ये डैमेज हो गया, अगर बच्चों ये डैमेज हो जाएगा तो इस टिश्यूज के अंदर भी तो ब्लड पहुंच रहा है, इसमें भी तो ऑक्सीजन पहुंच रही है, तो ये ब्लड भी क्या होगा, ये बहने लगेगा। ठीक है, ये ब्लड भी फ्लो करेगा, बहने लगता है। अब बच्चों अगर ये ब्लड लगातार ऐसे ही बहने लगेगा तो क्या होगा, एक समय के बाद में चीजें और खराब हो जाएंगी, बेकार हो जाएगा मामला। तो यहां पर प्लेटलेट्स क्या काम करेगी, यहां पर आपकी प्लेटलेट्स क्लॉट क्रिएट करेगी। आई बात समझ में, एक थक्का जमाएगी और थक्का जमाने के बाद में इसको पूरी तरीके से बंद कर देगी। अगर ये बंद कर देगी तो रक्त बहकर नीचे नहीं आएगा और चीजें ठीक हो जाएंगी, मरम्मत हो जाएगी इसकी। आई बात समझ बच्चों, आगे चलते हैं। अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की कमी से होने वाले डिजीज के बारे में तो ये होता है बेटा थ्रोम्बोसाइटोपिया। ठीक है, जहां पर भी आप देखें
पिया लग जाता है, वो हमेशा क्या है, आप में कहीं ना कहीं कमी के बारे में ही बात हो रही है। आई बात समझ में? तो क्या है ये, प्लेटलेट्स की कमी हो जाना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है। और ये ज्यादातर आपको कब देखने को मिलता है बच्चों? डेंगू बुखार में। आपने देखा होगा बच्चों, डेंगू बुखार में डॉक्टर क्या कहता है, आपका ब्लड पानी होता जा रहा है। पानी होने का मतलब क्या है कि आपकी ब्लड टिश्यूज के, आपके जो आसपास के टिश्यूज हैं ब्लड में जो है, उनके अंदर रक्त का थक्का नहीं जम पा रहा, इसीलिए रक्त इतना पतला हो गया है कि आपकी बॉडी उस चीज को झेल नहीं पा रही है। और आपने बच्चों देखा होगा कि इस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अंदर आपकी प्लेटलेट्स घटकर 7 से 10,000 तक पहुंच जाती है, और ऐसी स्थिति आपके लिए बड़ी खतरनाक साबित होती है। तो फिर डॉक्टर क्या काम करता है कि एक्सटर्नल कहीं से आपके लिए प्लेटलेट्स मंगवाई जाती है, ठीक है, प्लेटलेट डोनेट करके आपके अंदर चढ़ाया जाता है ताकि आपकी बॉडी के अंदर चीजें वापस स्टेबल हो जाएं, है ना। जैसा बच्चों आपको पता होगा, इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, कीवी फल खाते हैं, है ना बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कीवी फल। कीवी फल, आपने गिलोय का नाम सुना होगा। गिलोय की जो बेल होती है बच्चों, ये गिलोय की बेल भी आपकी बॉडी में इस प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करती है। अगर शरीर के अंदर संख्या बहुत ज्यादा घटने लग जाता है तो आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था किस प्रकार से ये चीजें होती हैं। आइए बच्चों बात करते हैं प्लेटलेट्स की अधिकता के बारे में। देखो बच्चों, अगर आप अधिकता के बारे में बात करेंगे तो 100% आपके साथ में क्या होने वाला है, ये कैंसर है। अगर हम बात करें एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया के बारे में, तो देखो बच्चों, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया में क्या होता है, इस रोग में जो आपकी प्लेटलेट्स की संख्या है वो 5 से 10 लाख हो जाती है, ठीक है। 5 की संख्या नहीं है बच्चों, इसमें संख्या जो है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, 5 से 10 लाख हो जाती है, यानी 1 मिलियन, 10 लाख तक पहुंच जाती है। अब भाई बात बताओ बच्चों, छोटी सी मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी कोई भी एक आपकी ब्लड वेसल्स है, इसमें रक्त बह रहा है लगातार, ठीक है, तो आपकी जो प्लेटलेट्स हैं ये आसपास के टिश्यूज को ठीक कर रही है, सही रख रही है। अगर प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी तो ऐसी स्थिति में क्या आपका ब्लड गाढ़ा नहीं हो जाएगा, क्या आपके ब्लड में क्लॉट पैदा नहीं हो जाएगा? अगर आपके ब्लड में क्लॉट पैदा हो गया तो जो फ्लोएशन ऑफ ब्लड है, जो आपकी बॉडी के अंदर जाने वाला जो ब्लड है, फ्लोइंग या फ्लोएशन ऑफ जो ब्लड है, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये क्या हो रहा है, आपका फ्लोएशन ब्लड कम होता जा रहा है और क्लॉटिंग प्रोसेस और ज्यादा होता जा रहा है, यानी थक्का जमता जा रहा है जगह जगह पर। कैसा, जैसे कोई भी एक पाइप है और उस पाइप के अंदर पहले तो सामान्य रूप से पानी बह रहा था और फिर आपने उसमें गंदगी मिला दी, मिट्टी मिला दी, ठीक है, पॉलीथीन मिला दी। अब क्या होगा, फ्लोएशन ऑफ वाटर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जगह जगह ब्लॉकेज आ गया। अब आप कितना भी प्रेशर लगाने की कोशिश करोगे, ब्लॉकेज आ जाएगा। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, या तो आपका पाइप यानी आपकी ब्लड वेसल फट जाएगी, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ठीक है, आपकी बॉडी में आपका ब्रेन सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा, आपको हार्ट फेलियर भी हो सकता है। आई बात समझ में? यानी हार्ट अटैक का कारण भी हो सकता है। अब देखो बच्चों, अगर हम बात करें दूसरे के बारे में, देखो मैंने यहाँ पर इस चीज को आपको मेंशन किया है कि ब्लड सप्लाई हार्ट और ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती, और नहीं पहुंच पाएगी तो आदमी की डेथ हो जाएगी। आगे बात समझ में? अब देखो बच्चों, दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं, इसका नाम है सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर हम बात करें सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोसिस के बारे में, तो इस रोग में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है, परंतु इसमें होने वाले इन्फेक्शन की वजह से होता है या कैंसर की वजह से होता है। रोगी की हालत सुधरने पर दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। थ्रोम्बोसाइटोसिस का केस जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल के अंदर आया था। उसमें उस व्यक्ति की जो संख्या थी प्लेटलेट्स की, वो 8 से 9 लाख के आसपास हो गई थी। ऐसी स्थिति के अंदर उसकी बॉडी में होने वाले इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर ने क्या काम किया, उसकी कीमोथेरेपी करी और उसकी बॉडी में लगातार इलाज उसका चलता रहा। जैसे जैसे इलाज चलता रहा, 1 या 1.5 महीने के बाद में लगातार उसकी प्लेटलेट्स में कमी आई और चीजें नॉर्मल हो गई। तो जब किसी व्यक्ति को कैंसर होता है तो हो सकता है कि उसकी बॉडी के अंदर इस तरह की चीजें उत्पन्न हो जाए। हो सकता है कि उसके बॉडी के अंदर थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाए, उसकी बॉडी में प्लेटलेट्स जो है वो लगातार बढ़ने लग जाए। लेकिन धीरे धीरे जब कैंसर की स्टेज ठीक होने लगती है, सुधरने लगता है मामला, तो वापस से आपकी जो प्लेटलेट्स हैं वो ठीक हो जाती है। लेकिन बच्चों, अगर किसी को एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया अगर हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसका ठीक होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगली बात समझ में बच्चों, दोनों ही एक प्रकार के कैंसर हैं, लेकिन एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोसिस ठीक होने की उम्मीद रहती है। अगली बात समझ में बच्चों, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बच्चों मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरा लेसन पढ़ने के लिए।
ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। इस लेसन को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, वाईफाई स्टडी को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, इनको लाइक करें। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है प्लीज उसमें कमेंट करें। अगर आपको कुछ और ब्रीफ में जानना है तो भी आप इसके बारे में हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।